हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स का एक और कॉन्सेप्ट जिसमें हम लोग सीखेंगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन किया है। आज का जो हमारा डिस्कशन मेन फोकस होने वाला है वो फोकस होने वाला है कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। कंपाउंड पेंडुलम के बारे में सीखेंगे, इसके टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे, गवर्निंग इक्वेशन यानी डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर भी करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सर ये कंपाउंड पेंडुलम है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सिंपल पेंडुलम पढ़ा था ना। देखो मैं रिवाइज कराता हूँ, फटाफट देखते चलेंगे। तो सिंपल पेंडुलम में आपने क्या पढ़ा कि सर एक फिक्स सपोर्ट होता था कुछ ऐसा, और इस फिक्स सपोर्ट से हम लोग किसी भी पॉइंट मास को बांध कर लटका दिया करते थे। किसको बांध कर लटका देते थे? पॉइंट मास को। या ये मास कितना? m। और कैसा है बच्चों? ये है पॉइंट मास। बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि यही एक फर्क है कंपाउंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में। तो मैं चाहता हूं कि आपको बहुत बेसिक तरीके से समझ में आए। तो सिंपल पेंडुलम में आपने सिंपली क्या किया, एक फिक्स सपोर्ट से एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या फिर वेटलेस स्ट्रिंग को बांध दिया है। बांधने के बाद वहां से किसको लटकाया है? एक पॉइंट मास को। पॉइंट मास हम लोग इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि इस पॉइंट मास का जो भी सेंटर ऑफ मास होगा, क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। वो कहां पर लाई करेगा? एट द सेंटर। और इस पर लगने वाला अर्थ की तरफ से अट्रैक्शन फोर्स या फिर हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल कहां पर लगता है? उसी सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला है। तो यानी ये पॉइंट मास कंसीडर, सपोज करो कि ये आपका पॉइंट मास है, तो इसके सेंटर पर ही क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ मास। और इसी सेंटर पर ही कौन एक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल पुल। किधर की तरफ? नीचे की तरफ। इसीलिए तो हम लोग बोला करते थे कि इसको इसीलिए पॉइंट मास बोला गया था। ठीक है, यहां पर कितना एक्ट करता था? mg, नीचे की तरफ। ठीक है सर, बताना क्या चाहते हैं वो जरा समझाइए। सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इस पॉइंट मास के ढेर सारे पार्ट ले लूं, सपोज करो मेरे पॉइंट मास ना ढेर सारे हैं और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक कोई बॉडी है जिसके पास ढेर सारे पॉइंट मासेस हैं। ये एक पॉइंट मास, दूसरा पॉइंट मास, तीसरा मास, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, किसी भी इरेगुलर शेप का आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अभी सभी के पास पॉइंट मास है, तो इस अगर बॉडी का मुझे सेंटर ऑफ मास पता करना रहेगा तो क्या करेंगे सर? सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके सेंटर पर ही लाई करेगा सेंटर ऑफ मास, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि उसी पॉइंट पर एक्ट करने वाला है, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। तो सर ये है क्या जो आपने बना दिया है? ये बनाया है और ये पॉइंट मास अभी समझा रहे हो। एक्चुअली में बच्चों अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। सर रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी है जिस पर हम लोग कितना भी फोर्स वगैरह लगाए तो उसके साइज और शेप में कोई भी चेंज नहीं आएगा। पहली एक चीज कि अगर रिजिड बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाए, इधर से फोर्स लगाए तो बॉडी मूव तो करेगी, जाएगी, लेकिन इसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आएगा। सर दूसरी बात क्या है वो बता दो। इस रिजिड बॉडी के पास जितने भी छोटे छोटे मासेस हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। क्या है सर ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और पार्टिकल कौन कौन से बच्चों? ये वही पॉइंट मास है। क्या है बच्चों? ये पॉइंट मास, यानी ढेर सारे पॉइंट मासेस की कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा? रिजिड बॉडी। सर एक चीज और बताइए, क्या ये पॉइंट मास जो चलेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। इनके बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई? एकदम कायदे से, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। जैसे सपोज करो इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये तो इधर की तरफ चलेगा, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि ये इधर फोर्स लगाए तो ये वाला मास इधर चला जाएगा, ये मास इधर चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। और ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो जितने भी सिस्टम के पार्टिकल्स हैं उनका वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा होगा? कुछ एक जैसा। यानी सारे लोग किधर मूव कर रहे हैं?
एक ही तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना। चलिए, अब आप इतनी बात तो समझ गए होंगे कि सर रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बॉडी सिंपली एक ऐसा बॉडी है जिस पर अगर हम फोर्स लगाए तो उसके शेप एंड साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, और वो मिलकर बना होगा छोटे छोटे पॉइंट मासेस से, और उनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक, इस रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट से मैं आपको और समझाता हूं। अगर सपोज करो कि इस पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को मैं किसी भी फिक्स एक्सिस के अबाउट घुमाना चाहता हूं, सपोज करो ये एक फिक्स एक्सिस है जिसके अबाउट ना मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहता हूं, घुमाना चाहता हूं, कुछ ऐसे ऐसे, तो सर बताए क्या बताएंगे, उससे बताएंगे क्या, दैट इज इसका बताएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बताएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर डिफाइन कैसे करते हैं वो बता दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, दैट इज आई इक्वल टू एम इंटू आर का स्क्वायर। सर एम क्या है, एम इज मास, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अगर मुझे इस पूरे ये एम आर स्क्वायर सर किसके लिए लिखा बच्चों, जब सिंपल पेंडुलम हम लोग कर रहे थे ना, तो वहां पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने क्या निकाला था, इस पॉइंट मास के लिए। याद करो जरा, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल, मास ऑफ दिस पॉइंट मास इज एम, तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा था सर, वो तो सिंपली एम एल स्क्वायर आ रहा था, यही आ रहा था ना, कुछ अलग तो नहीं ना। सर फॉर्मूला भी आपने यही लिखा है। यहां पर क्या है, यहां पर ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, सपोज करो इनका मास है m1, इनका मास है m2, इनका मास है m3, तो ढेर सारे मासेस है सर mn तक। तो आप क्या बोलेंगे सर, इस जो भी आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे इस पार्टिकल का डिस्टेंस कितना, सर सपोज करो कितना r1, ये यहां से कितना है r2, यहां से कितना है r3, ढेर सारे हो गए। तो अगर मैं इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करूं तो सर फॉर्मूला बता दो अभी, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, समीशन, कहां से कहां तक सर, समीशन ऑफ व्हाट, जितने भी m1 m2 m3 m4 है, जितने भी सारे के सारे, और यानी कहां से कहां तक जाएगा सर, 1 से लेकर कहां तक, n तक, 1 से लेकर कहां तक, n तक। सर रिपीट करिए जरा, आपको क्या करना है, पूरे के पूरे सिस्टम का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं सर समेशन ऑफ ऑल मासेस, समेशन ऑफ ऑल मासेस पूरे सिस्टम का कितना हो जाएगा, mi। ठीक है ना। और अगर मैं यहां पर देखो जरा, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूं सर, r का भी तो स्क्वायर करो, तो सिंपली करेंगे ri स्क्वायर, जहां पर कहां से कहां तक जाएगा, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और यही क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, यही हो जाएगा आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैंने आपसे बच्चों ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको रिजिड बॉडी समझाते समझाते आपको डिस्कस एक टॉपिक और कर दिया है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने आपको सिंपली एक पॉइंट मास के लिए बताया, दैट इज पॉइंट मास का जो भी मास रहेगा फॉर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी रिजिड बॉडी के लिए चाहिए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली करना है दैट इज सम ऑफ ऑल मासेस और इनटू कर देंगे सम ऑफ दैट इज रेडियस स्क्वायर का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ का स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, आपको इतनी बातें तो समझ में आ गई। सर रिजिड बॉडी भी आप समझा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी समझा रहे हो, सर लॉजिक क्या है, करना क्या चाहते हैं। अभी देखो जरा, यहां पर एक चीज मैं आपको और इंक्लूड कर देता हूं। अगर मैं यहां पर बात करूं कि दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के लिए और क्या लिख सकते हैं, तो एक फॉर्मूला बच्चों हम लोग और लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू एम के स्क्वायर। I इक्वल टू क्या लिखते हैं, एम के स्क्वायर, जहां पर k को बच्चों हम लोग बोलते हैं k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। k को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। सर ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, सिंपली रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप ऐसा समझ के रखेंगे
के क्या है सर? डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते करते मैं आपसे एक टॉपिक और डिस्कशन करने वाला हूं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग दो टेक्निक यूज करते हैं। फर्स्ट टेक्निक हम लोग यूज करते हैं दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी टेक्निक हम लोग यूज करते हैं दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो बच्चों, अगर आपके पास कोई भी प्लेन लैमिना या प्लेन शीट रहती है तो उसके लिए, या फिर सिमेट्रिकल शेप रहते हैं तो उसके लिए हम लोग आमतौर पर यूज करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। लेकिन अगर कोई भी अनसिमेट्रिक शेप का ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हम लोग प्रेफर करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो मैं आपसे छोटे छोटे टर्म में पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी फटाफट डिस्कशन में ला देता हूं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं यहीं पर समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए बच्चों, सपोज करो कि आपके पास कोई एक रिजिड बॉडी है कुछ ऐसी। ठीक है, इस रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कुछ यहां पर है। ठीक, आपको इस रिजिड बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना है। ये एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्स। सपोज करो ये एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करना है? इस पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को आपको क्या करना है? घुमाना है, कि ऐसे पूरी की पूरी रिजिड बॉडी घूमती चली जाए। ठीक, तो क्या निकालेंगे सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें? तो आपको सिंपली करना क्या रहता है, एक लाइन में बस समझेंगे। मैं आपको थ्योरम का मेन लॉजिक क्या है, मेन मोटिव क्या है वो समझाने जा रहा हूं, जिसको हम लोग यूज करेंगे कंपाउंड पेंडुलम सॉल्व करते समय। तो मैं आपको वो लॉजिक समझाना चाहता हूं। अगर सपोज करो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो सिंपली आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ढूंढना है कौन सा पॉइंट? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के जो भी आपके पास है ना, वहां से आपको क्या करना है? सबसे पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है। जो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन किया था कितना? दैट इज आई जी, जिसको मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूं? आई जी। सर आई जी क्या है? जहां पे सेंटर ऑफ मास एक्ट करने वाला है, और सेंटर ऑफ मास एक्ट करने का मतलब है पूरी की पूरी बॉडी का मास कहां पर सेंटर होगा? सर यहां पर। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सेंटर ऑफ मास। सर अगर अर्थ ग्रेविटेशनल पुल या पुश लगाएगी तो किधर की तरफ लगाएगी? सर इसी पॉइंट पर की अबाउट लगाएगी। ठीक है ना, ध्यान से समझ में आई बात? इसीलिए मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट किया है? आई जी से, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों कितना? दैट इज एम के स्क्वायर। और बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम तभी यूज करेंगे जब हमें इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। ठीक है, तो सिंपली करने क्या वाले, इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद आपको किसके अबाउट चाहिए? सर इस एक्स एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो आप लिखेंगे सिंपली आई एक्स एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है सर, इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मास बता दो। सपोज किया कितना? एम। कितना मास है भाई? एम ही तो है ना मास। अब क्या करेंगे? सिंपली करेंगे क्या? ये जो आपके पास एक्सिस है ना, इसके पैरेलल एक और एक्सिस बना देंगे। तो मैंने इसके पैरेलल एक्सिस बना दी है कुछ ऐसी। इसके पैरेलल मैंने एक्सिस बना दी जो कि कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। ठीक, अब क्या करेंगे? सर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस फाइंड करें तो हम लोग सपोज कर लेते हैं डिस्टेंस कितना है भाई? डिस्टेंस है L। कितना डिस्टेंस है? L। तो सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? देखो एकदम सिंपल सा आ जाएगा। सर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था कितना? एम के स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? लिखेंगे एम के स्क्वायर प्लस कितना करेंगे? सर मास, कितना मास है? सर m है। और क्या करेंगे? सर जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास वाले लाइन की डिस्टेंस है ना L, इसका कर देंगे स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा बच्चों, मैंने आपको आसान तरीके से और सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और इन शॉर्ट में कि रिजिड बॉडी के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। फाइंड क्या करना रहेगा सर? फाइंड करना रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है? सर सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, या फिर आप इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, जिसके जहां पर क्या कर रही है? अर्थ पुल लगाने वाली है।
ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक बच्चों आपके पास ये मैंने आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिस्कशन रखा था, ताकि आपका कंपाउंड पेंडुलम पढ़ने से पहले ये आपके पास इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, चलो अब कंपाउंड पेंडुलम के बारे में सीखते हैं। तो कंपाउंड पेंडुलम है क्या बच्चों, लिखेंगे अ रिजिड बॉडी oscillates freely in a vertical plane about a horizontal axis. A rigid body oscillates freely in a vertical plane about a horizontal axis. सर a rigid body क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, किसके अबाउट ऑक्सीलेट करेगी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। सर वर्टिकल प्लेन मतलब फ्रीली सस्पेंडेड होगी, कहां से सस्पेंड होगी, फ्रीली सस्पेंडेड होने वाली है वर्टिकल प्लेन में। सर देखो जरा कुछ एग्जांपल बता दो, जैसे सपोज करो बच्चों ये मैंने डस्टर यूज किया है आपको समझाने के लिए, इट्स अ रिजिड बॉडी, ठीक है ना, इसके कोई भी पार्टिकल मूव नहीं करेंगे और इनमें इनके बीच का डिस्टेंस कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, जितने भी पॉइंट मासेस है आपके पास ये है, और मैंने क्या किया है ना, इनको ऊपर से सस्पेंड कर दिया ऐसे। ठीक, अभी इनको फिक्स करने के बाद क्या किया मैंने ना, इनको देखो अब ये क्या कर सकता है, अगर मैं सपोज करो कि इनको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया कुछ ऐसे, और ये क्या करेगा अपनी मीन पोजीशन में, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। ठीक है ना, एकदम समझ में आया क्या? इस पूरे के पूरे सेगमेंट को ही या इस अरेंजमेंट को ही हम लोग बोलते हैं कंपाउंड पेंडुलम। यानी जो अभी तक काम हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट मास, एक स्ट्रिंग को फिक्स करके, इस सस्पेंड करके काम कर रहे थे, अभी क्या करना है, पूरी की पूरी रिजिड बॉडी को सस्पेंड करना है और क्या कराना है, उसको ऑक्सीलेट कराना है। किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में। किस प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में ऑक्सीलेट करेगा, अबाउट किसके अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान दीजिए जरा फटाफट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक रिजिड बॉडी ड्रॉ कर लेता हूं। देखो जरा रिजिड बॉडी कुछ कैसी दिखती है। सपोज करो कि रिजिड बॉडी दिख रही है कुछ ऐसी। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं करेंगे। रिजिड बॉडी कुछ कैसी दिख रही है, ऐसी दिख रही है। यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके पास सिंपल पेंडुलम। क्या हुआ करता था सर, फिक्स। इस रिजिड बॉडी को मैंने किसी एक्सिस के अबाउट लटका रखा है। देखो जरा, मैंने ये एक्सिस बना रखा है। कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अबाउट ही तो घूम रहा है। ये रहा कुछ ऐसे, यहां से सस्पेंड है और ये क्या कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है। बात समझ में आ गई एकदम क्लैरिटी के साथ, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। सर सिंपल पेंडुलम को हम लोगों ने क्या किया था, सिंपली सस्पेंड कर दिया था एक पॉइंट मास, स्ट्रिंग बांधकर। ठीक है, अभी क्या करेंगे सर, इस बॉडी का अगर ये ऐसे है, यहां पर कोई एक्सिस लटकी हुई, तो इसका सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ड्रॉ करते। सेंटर ऑफ मास यानी पूरी बॉडी का मास कहां पर सेंटर्ड होगा, तो आप सिंपली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने रिप्रेजेंट किया है, यहां पर उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। कहां पर लाई कर रहा है, यहां पर लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है, तो यहां पर भी ये क्या था सर, ये तो मास था सिंपली। और सेंटर ऑफ मास से यहां तक की डिस्टेंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं कितना, दैट इज जितना ये कंसीडर किया था, कितना कंसीडर किया था, दैट इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दैट इज एल। गड़बड़ तो नहीं करेंगे।
इस डिस्टेंस को मैंने कितना ले लिया है, दैट इज ये कितना है, एल है। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि ये डिस्टेंस है, दैट इज एल। ठीक है, सस्पेंड है, फ्रीली सस्पेंड है। ठीक, ये आपके पास वो एक्सिस है जिसके अबाउट वो क्या है, ऑक्सीलेट करेगा। ठीक है ना। अब देखो जरा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कपड़ा सुखाते समय आप जो तार बांधते हैं ना, तार ऐसे रहता है और हैंगर कैसे लटका रहता है, कुछ ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करता है, सिंपली वर्टिकल प्लेन में। एकदम सिंपल सा ऐसे ही समझ के रखना है और कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे। तो अभी देखो ये वही है स्ट्रिंग और इस पर वो लटका हुआ है हैंगर और ये ऐसे ऐसे घूमेगा बस। ठीक है, सिंपली यही करेंगे और कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। अब देखो जरा, अगर यहां पर ये फिक्स पॉइंट है तो इस पॉइंट पर क्या आता सर, रिएक्शन आता है, क्योंकि फिक्स पॉइंट पे क्या आएगा, रिएक्शन आएगा। सेंटर ऑफ मास यानी इस पॉइंट पर अर्थ की वजह से पुल किधर की तरफ, सर नीचे की तरफ। कितना होता है, mg। यहां पर भी कितना लगाया करते थे, mg। जिसको कौन बैलेंस करता था, सर रस्सी में जितना भी आता था टेंशन। सर इस mg को कौन बैलेंस करेगा, ये इसका रिएक्शन। कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का ना। अभी ये ऑक्सीलेट यानी अभी ये अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो चलेगा क्या, नहीं। सर चलाएं कैसे, बताओ जरा। चलाने के लिए क्या करते थे, यहां पर इस पॉइंट मास को एंगुलर डिस्प्लेस कर दिया करते थे, छोटा सा खींच के फिर छोड़ दिया करते थे। तो हम लोग को क्या करना है, इसको खींचना है। तो मैंने खींच के कितना छोड़ा, देखो जरा, मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया इस पोजीशन से। अभी ये कहां पे आ गया है, यहां पर मास। ठीक है, कितना सर डिस्प्लेस हुआ, थीटा। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर इसको भी डिस्प्लेस कर दीजिए थोड़ा सा, तो मैं इसको डिस्प्लेस कर देता हूं यहां से, इसकी पोजीशन से कुछ कितना डिस्प्लेस कर दिया, थीटा डिस्प्लेस कर दिया है। तो सर यहां पे तो पॉइंट मास था, यहां पे तो स्ट्रिंग ही जा रही है, सिर्फ पॉइंट मास जा रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर तो टोटल बॉडी चलेगी। और अगर पूरी की पूरी बॉडी चलेगी मतलब सर यहां पर आपको ये ऑब्जेक्ट दिखने वाला है कुछ ऐसे। देखो जरा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो, ये क्या हुआ, रिजिड बॉडी क्या हो गया, घूम कर सर इधर आ गया। तो सर इसका सेंटर ऑफ मास किधर गया, सेंटर ऑफ मास चला आया यहां पर। कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, सर थीटा। अब ये सेंटर ऑफ मास किधर की तरफ, सर नीचे की तरफ। कितना, सेंटर ऑफ मास की वजह से ग्रेविटेशनल पुल किधर की तरफ, नीचे की तरफ। कितना, mg। कुछ गड़बड़ी नहीं की है अभी तक, एकदम ध्यान से समझ पाए आप सभी लोग। यहां पर सिंपली क्या करते थे सर, mg आता था, mg यहां तक आया है तो सिंपली क्या करते थे सर, यहां पर आप सिंपली ये थीटा है तो आपने बताया था कि यहां पर जो mg है, mg के दो कंपोनेंट हो गए, ये होगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। यही तो किया था। यहां पर क्या करेंगे सर, यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, अगर ये अपनी एक्सिस के अबाउट ट्विस्ट हो रहा है यानी मुड़ रहा है, तो आपको अच्छे से पता है कि सर घूमने के लिए फोर्स की जरूरत होती है। सर चलने के लिए भी जरूरत होती है और घूमने के लिए भी जरूरत होती है, दोनों के लिए फोर्स की जरूरत है। चलने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए सर, चलने के लिए चाहिए F = m × a। सर घूमने के लिए कौन सा चाहिए, घूमने के लिए चाहिए टॉर्क = कितना सर, फोर्स इनटू दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। बच्चों और ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देता हूं। आपको टॉर्क जो मिलता है ना, टॉर्क को हम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर। याद करने की टेक्निक क्या है सर, सर ये गलत लिखते हैं आप, कैसे लिखेंगे, आप सिंपली लिखेंगे टॉर्क = R क्रॉस प्रोडक्ट F, जिसको याद करने की टिक क्या बोलते थे, तरफ। ठीक है, याद रखने का ट्रिक है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ठीक,
अब चलो उसको छोड़ते हैं अभी, बस समझ के रखेंगे। टॉर्क इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दैट इज दिस। ये क्या है, रोटेशनल एनालॉजी ऑफ फोर्स। हमें क्या पता करना है सर, पता करना है कितना फोर्स लग रहा है, और क्या निकालेंगे सर, ये आर क्या है, आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है सर, फोर्स निकाल दीजिए। फोर्स कितना है भाई लोग, mg। सर mg इधर है ना, mg। अब देखो जरा, ये mg क्या करना चाहता है, इसको किधर की तरफ घुमाना चाहता है सर, इसको घुमाना चाहता है इधर की तरफ। किधर की तरफ, टॉर्क किधर की तरफ घुमाना चाहता सर, इधर की तरफ घुमाना चाहता है। ऑक्सीलेट करके फिर इधर की तरफ लाएगा, कुछ इधर की तरफ घुमाकर इधर करना चाहता। लेकिन थीटा किधर है, थीटा सर इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं ना। चलो, तो यानी mg, ये आपके पास जो आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स हम बोल सकते हैं, F क्या बोल सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। F इक्वल टू रीस्टोरिंग फोर्स। सर वो कितना है सर, वो है माइनस का mg। ठीक, कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे सर। फोर्स तो मिल गया, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन बताएगा, आप सिंपली क्या करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन। ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो बच्चों, ये डिस्टेंस कितना लिया था, l। ये l है तो ये भी कितना, l। अगर ये l है तो ये भी तो l ही है ना। फ्रॉम द क्या है ये, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास से लोकेशन कहाँ से सर, जो भी हमारी एक्स से डिस्टेंस है। सिंपली करने वाले हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल साइन ऑफ थीटा। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एल साइन थीटा। तो आपके पास सर टॉर्क क्या मिल जाएगा, टॉर्क आपके पास मिल जाएगा कितना सर, मिल जाएगा माइनस का mg इंटू कितना, एल साइन थीटा। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे बच्चों। मैंने ये रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन लिया है अपोजिट साइड, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किससे सर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड लिया है। ये रहा आपके पास mg इंटू एल साइन थीटा। कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे ना। चलिए, ये आपके पास क्या आ गया सर, टॉर्क। सर एक बात बताइए, अगर कोई घूमता है ना, घूमता है तो एक्सेलरेशन भी तो होता है, और एक्सेलरेशन कौन सा बताओगे क्या आप लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। सर रुक जाइए, आप अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोलते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी को बोलेंगे डी थीटा अपॉन डी टी। सर एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, फिर से डेरिवेटिव निकाल दो, अल्फा इक्वल टू डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। सर टॉर्क मिल चुका था, टॉर्क के लिए एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, टॉर्क इक्वल टू होता है, जैसे फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, उसी तरीके से होता है टॉर्क इक्वल टू कितना, टाउ इक्वल टू कितना, दैट इज मास की जगह पर यूज करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ए की जगह पर कितना यूज करते हैं, ए की जगह पर यूज करते हैं एक्सेलरेशन यानी एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लीन तरीके से समझ में आया ना। मैं लिख दूं अगर उसको तो कोई गड़बड़ी तो नहीं बोलेगा ना। अगर मैं आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी, अब बच्चों देखो कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से याद रखेंगे। अगर वो पॉइंट मास होता तो सिंपली लिख देते ml का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर रिजिड बॉडी है तो क्या यूज करेंगे, सबसे पहले इसका पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको ट्रिक समझाया था, मैं ट्रिक के बेसिस पर आपको जितना भी मैंने अभी तक समझाया उसी बेसिस पर मैं आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन करने वाला हूँ। देखो जरा ध्यान से। तो अगर मैं टॉर्क लिखूं, अब मैं इसको हटा देता हूं, देखो मैंने सिंपली टॉर्क की जगह पर क्या लिखा सर, टॉर्क इक्वल टू आप लिख सकते हैं सर आई लिख सकते हैं, अल्फा आपने लिख दिया है डी टू थीटा अपॉन कितना डी टी टू। ये आपके पास क्या है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी दैट इज टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, आपके पास रीस्टोरिंग
टॉर्क। ये है क्या बच्चों, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, फटाफट लिख दीजिए, इक्वल टू कितना, माइनस mgl साइन ऑफ थीटा। और आपको पूरे डिस्कशन में मैं बता चुका हूं, क्या बताएंगे सर, थीटा जो है ना बहुत स्मॉल है। थीटा कैसा है बच्चों, वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा विल बी थीटा। तो आपके पास क्या मिल जाएगा, आई d2 थीटा अपॉन dt2 और कितना, दैट इज इक्वल टू mgl इंटू कितना, थीटा। कुछ कटने वाला है बच्चों तो काट दीजिए, अदरवाइज पड़े रहने दीजिए। माइनस साइन इधर है, ले आइए इसको इधर, तो आपके पास आ जाएगा कितना, d2 थीटा अपॉन dt2 प्लस mgl अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। देखो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लग रहा है क्या, सिंपल हार्मोनिक वाले। चेक करें, क्या लिखा करते थे हम लोग, लिखा करते थे मैं यहाँ पर लिखूँ, चलो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखे थे, d2x अपॉन dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर x विल बी 0। ठीक, तो आप सिंपली कंपेयर करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। तो आप कंपेयर करेंगे तो क्या करेंगे सर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, दैट इज mgl अपॉन आई, यानी ओमेगा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ mgl अपॉन आई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक का डिस्कशन आपको समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, तो आपको पास क्या मिल चुका है, ओमेगा मिल चुका है। सर ओमेगा फाइंड क्यों करना चाह रहे थे आप, ये बता दो मुझे। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। क्या कैलकुलेट करना था, टाइम पीरियड। ओमेगा हम लोगों ने इसीलिए फाइंड किया है बस। ठीक है, चलो देखो, तो टाइम पीरियड का सर टाइम पीरियड निकालना है तो इजी है ना सर। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो सर, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं बताइए जरा, जानते हैं तो। टाइम पीरियड इक्वल टू होता है सिंपली t इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। सेट कर दीजिए, ओमेगा निकाल चुके हैं आप, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ mgl अपॉन आई। फिर क्या लिखेंगे, t इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन कितना, mgl। ये आपके पास फॉर्मूला आता है बच्चों किसका, टाइम पीरियड का। ठीक है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेंगे सर, फ्रीक्वेंसी चाहिए, फ्रीक्वेंसी, ओहो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, बस सिंपली लिख देते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे। इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको रिवर्स कर देंगे, 1 अपॉन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ mgl अपॉन। ठीक है, आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ चुका है, ये रहा फ्रीक्वेंसी, ये रहा आपके पास टाइम पीरियड। सर एक बात बताइए, आपने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कराया था, उसका क्या रोल है वो भी बता दीजिए। तो आप सिंपली करेंगे क्या, मैं इसको रब कर रहा हूं अभी। क्यों रब कर रहा हूं, क्योंकि मुझे टाइम पीरियड और ये फॉर्मूले की थोड़ी सी नीड है, क्योंकि मुझे आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है इसमें। तो देखो आपके पास आ जाएगा कितना सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिजिड बॉडी का। तो क्या करेंगे सर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बताया था कितना, आई जी इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, तो क्या ड्रॉ करेंगे सर, इस एक्सिस के अबाउट एक पैरेलल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो मैंने सिर्फ सिंपली सेंटर ऑफ मास से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है कुछ इधर, जो इस लाइन के पैरेलल है। तो मैं इस एक्सिस का नाम रख देता हूं कुछ ना, नाम रख देते हैं, इसका नाम रख दूं कितना, जेड कर देते हैं। ये रही आपकी एक्सिस। ठीक है, जिस दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, L। ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L। इससे आसानी हो जाएगी। सर आपने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सेलेक्ट किया, इसका मास आपने कितना लिया था, m लिया था, बस काम खत्म। सर के क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी सिंपली क्या करेंगे सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चाहिए, किसके अबाउट चाहिए, जेड एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए, क्योंकि उसी के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने लिखा था कितना, एम के का स्क्वायर प्लस करेंगे एम एल का स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपली लिख सकते हैं आई इक्वल टू कितना, एम कॉमन करेंगे, के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर।
बच्चों क्या करेंगे, इसी को ना i का वैल्यू क्या करेंगे, यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे या पुट कर देंगे। तो आप लिखेंगे t इक्वल टू सिंपली दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन कितना करेंगे, अपॉन mgl। ठीक है, m से m तो कट जाएगा और क्या बचेगा, बचेगा देखो कितना, t इक्वल टू आपके पास बचेगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर है k स्क्वायर, अपॉन में कितना बचेगा, अपॉन में बचेगा l प्लस यहां पर कितना है l, टोटल के अपॉन कितना g। बच्चों मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि आप इस पूरे को ना अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले से कंपेयर करेंगे तो क्या आता था, t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l अपॉन g। तो आप इस l को क्या बता सकते हैं, l इक्वल टू कितना 10, तो आप बता सकते हैं दिस l इक्वल टू व्हाट, दैट इज k स्क्वायर, या फिर मैं इसको बता सकता हूं k स्क्वायर अपॉन l प्लस l, और इसको मैं नाम दे देता हूं l डैश, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंस लेंथ। ठीक है, ठीक है, इसका इतना ही रोल था बच्चों, ठीक है ना। चलो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरा का पूरा कंपाउंड पेंडुलम डिस्कस करने की बात करी है पूरे के पूरे सेशन में, और मैंने शुरू कहाँ से किया था बच्चों, सिंपली पेंडुलम से स्टार्ट किया था। सबसे पहले आपको पॉइंट मास, फिर रिजिड मास, फिर हम लोगों ने रिजिड बॉडी या रिजिड मास भी बोल सकते हैं उसको, तो उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या सीखा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर हम लोगों ने सीखा दैट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कंपाउंड पेंडुलम के बारे में। सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया। थैंक यू बच्चों।